अब तक आपने देखा, उज्जैनी में मां सुमित्रा और उसकी दो बेटियां कमला और रेवा राजा विक्रमादित्य के पास न्याय मांगने आईं। हरिदत्त सेठ के घराने ने तीनों बेटियों के साथ अलग अलग अन्याय किए थे, रिश्ते तोड़े, मारपीट की, बदसलूकी की। विक्रम ने जांच शुरू की तो पता चला कि नगर का काजी भी हरिदत्त की जेब में था। विक्रम ने खुद भेष बदलकर मोहल्ले में जाकर सरस्वती नाम की एक और पीड़ित लड़की से सबूत हासिल किए। भवानी दास को ढूंढ कर लाया गया, जिसने वो गुनाह के किया साथ था। हुई बदसलूकी मुझे माफ कर दो। हवेली की दीवार में छुपी बही बरामद हुई। दरबार में हरिदत्त की असलियत सबके सामने आई, पर उस संदूक में एक चिट्ठी भी मिली, राज कोषागार की मुहर वाली, जिसमें एक अनजान नाम था जो इस पूरी साजिश को हरिदत्त से भी आगे ले जाता था। अब आगे की कथा। विक्रम ने उस रात वो चिट्ठी 3 बार पढ़ी। दीपक की रोशनी में उस अनजान नाम के अक्षर एक एक करके उनके दिमाग में बैठते गए। नाम था सुवर्णदास, राज कोषागार के सहायक प्रमुख। वो आदमी जो हर महीने कोषागार की बहियां जांचता था, हर बड़े सौदे पर अपनी मुहर लगाता था और राजा को सीधे रिपोर्ट करता था। चिट्ठी में लिखा था कि पिछले 3 साल में हरिदत्त ने राज कोषागार के जरिए 7 बड़े जमीन सौदे करवाए थे और हर सौदे में सुवर्णदास की मुहर थी। हर सौदे में सरकारी जमीन कम दाम पर हरिदत्त को मिली थी और बदले में सुवर्णदास को एक तय हिस्सा। विक्रम चिट्ठी रखकर उठे और खिड़की के पास गए। बाहर उज्जैनी की रात थी, शांत, अनजान। सुवर्णदास उन्हीं के अपने आदमियों में से था, राजमहल के भीतर राज कोषागार में बैठा हुआ। ये खोज सिर्फ एक सेठ की बेईमानी नहीं थी, ये राजतंत्र के भीतर घुसी हुई सड़ांध थी, और सड़ांध को बाहर से नहीं, जड़ से साफ करना होता है। अगले दिन सुबह विक्रम ने सुवर्णदास को सीधे नहीं बुलाया। उनका तरीका अलग था। उन्होंने कोषागार में एक साधारण जांच का आदेश दिया। कहा कि पिछले 3 साल के सभी जमीन सौदों का विवरण दरबार में आना चाहिए। ये एक नियमित आदेश था, ऐसा लगता था, पर सुवर्णदास समझदार था। उसे पता था कि ऐसी जांच अचानक नहीं होती। जयंत ने बाद में बताया कि जांच का आदेश जारी होने के 2 घंटे के भीतर सुवर्णदास ने कोषागार की 3 बहियां अपने एक नौकर के हाथ भेजी थीं। कहाँ भेजी, नौकर से पूछताछ हुई। नौकर डरा हुआ था। उसने बताया कि बहियां शहर के एक महाजन के यहाँ छुपाई गई थी, वही महाजन जो हरिदत्त का पुराना साझेदार था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मछली जाल में फंसने से पहले एक बार जोर से छटपटाती है। ये उसी छटपटाहट की आवाज थी। उस दोपहर सुवर्णदास को दरबार में बुलाया गया। वो आया तो उसके चेहरे पर एक तैयारी थी। उसने रास्ते में जरूर अपने मन में कई बातें सोची होंगी। वो तर्क लेकर आया था, सफाइयां लेकर आया था और चेहरे पर एक नकली शांति लेकर आया था। उसने पहले कहा कि उसने सभी सौदे नियमों के अनुसार किए, कि हरिदत्त सेठ एक जाने माने व्यापारी थे, इसलिए उनके साथ सरकारी सौदा करने में कोई गलत नहीं था। उसने ये भी कहा कि राजकोषागार में हर चीज पारदर्शी है और किसी को भी बहियां देखने का अधिकार है। विक्रम ने उसकी पूरी बात सुनी, बिना बीच में टोके, बिना किसी भाव के। फिर उन्होंने जयंत से कहा कि वो बहियां दरबार में रखे, वे बहियां जो उस महाजन के यहां से बरामद हुई थीं, और साथ में वो आदमी भी लाए जिसने उन्हें वहां पहुंचाया था। सुवर्णदास का चेहरा एक पल के लिए जम गया, जैसे किसी ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसकी तैयारी की वो नकली शांति एक झटके में टूट गई। फिर वो बोलने लगा कि ये बहियां वहां कैसे पहुंची उसे नहीं पता। विक्रम ने शांत आवाज में कहा कि उसके नौकर को पता है। नौकर को दरबार में लाया गया। वो छोटा सा आदमी था, डरा हुआ, पर इस डर से ज्यादा उस डर से जो उसे सुवर्णदास की तरफ से था। पर जब उसने देखा कि दरबार में राजा खुद बैठे हैं, तो उसने वो सब कहा जो उसने जयंत को बताया था, शब्द दर शब्द। सुवर्णदास की आंखें एक पल के लिए बंद हुईं, फिर खुली, और उनमें जो भाव था वो न गुस्सा था न डर, वो थकान थी। वो थकान जो तब आती है जब आदमी जानता हो कि खेल खत्म हो गया है और राहत और सजा दोनों एक ही दरवाजे से आने वाली है। सुवर्णदास ने कहा कि वो सब बताएगा, पर एक शर्त पर। विक्रम ने पूछा कि क्या शर्त है। सुवर्णदास ने कहा कि उसके परिवार को इस मामले में ना घसीटा जाए। उसकी पत्नी और बच्चे बेकसूर हैं, उन्हें इस बात की भनक भी नहीं थी। विक्रम ने एक पल सोचा, फिर कहा कि जो बेकसूर है उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये उनका वादा है, पर जो दोषी है उसे दोष का सामना करना होगा। सुवर्णदास ने बोलना शुरू किया। उसने बताया कि हरिदत्त से उसकी जान पहचान 6 साल पहले हुई थी, एक उत्सव में जहां हरिदत्त बड़े दाता की भूमिका में था। हरिदत्त ने धीरे धीरे नजदीकी बढ़ाई,
पहले तोहफे, फिर खाना पीना, फिर जरूरत के वक्त मदद। एक दिन उसने एक छोटा सा काम मांगा, एक सौदे पर मुहर लगाने का। सुवर्णदास ने सोचा कि एक बार है, कोई नहीं देखेगा। वो एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, और धीरे धीरे वो उस जाल में इतना अंदर जा चुका था कि निकलने का रास्ता दिखना बंद हो गया था। बाहर निकलने की कोशिश करता तो खुद बर्बाद होता, चुप रहता तो धीरे धीरे और फंसता जाता। 7 सौदों में उसने मुहर लगाई। 7 में सरकारी जमीन सस्ते में हरिदत्त को गई, और 7 में सुवर्णदास को उसका हिस्सा मिला जो उसने अपने घर की जरूरतों में खर्च कर दिया था। दरबार में सन्नाटा था। बाहर से शिप्रा की हवा आ रही थी, शीतल, पर उस वक्त वो हवा भी बहुत भारी लग रही थी। जो लोग दरबार में बैठे थे, मंत्री, सेनापति और बाकी अधिकारी, वे सब अपने अपने दिलों में एक सवाल लिए बैठे थे कि क्या उनके आसपास भी ऐसे लोग हैं जिन्हें वे जानते हैं पर पहचानते नहीं। विक्रम ने सुवर्णदास की तरफ देखा और कहा कि उसने जो बताया उसे दर्ज किया जाएगा। फिर उन्होंने पूरे दरबार की तरफ देखकर कहा कि आज जो सामने आया है वह सिर्फ एक सेठ और एक कोषागार अधिकारी की बेईमानी नहीं है। ये उस पूरी व्यवस्था की कमजोरी है जो ताकतवर लोगों को ये यकीन दिलाती है कि नियम उनके लिए नहीं बने, और जब नियम कमजोरों की रक्षा नहीं करते तो वो नियम नहीं, वो एक दीवार बन जाती है जो कमजोरों को हमेशा बाहर रखती है। दरबार में कोई नहीं बोला, वो खामोशी सहमत होने की थी। अब विक्रम ने वो काम किया जिसकी पूरे मामले में सबसे ज्यादा जरूरत थी, फैसला। उन्होंने सुमित्रा, कमला, रेवा और उर्वशी को दरबार में बुलाया। उर्वशी पहली बार दरबार में आई थी। वह अपनी मां के पीछे पीछे चली, सिर नीचा, कदम धीमे। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो राज दरबार में खड़ी होगी। चारों माँ बेटियां एक कतार में खड़ी थीं, सादे कपड़ों में, बिना किसी तामझाम के। पर उनके खड़े होने का तरीका कुछ ऐसा था कि वो दरबार की किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा ध्यान खींच रहा था। विक्रम ने फैसले की शुरुआत हरिदत्त से की। उन्होंने कहा कि हरिदत्त सेठ ने 5 साल से अधिक समय तक गरीब परिवारों को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया, उनकी जमीनें हड़पीं, बेटियों को मोहरा बनाया और न्याय के रास्ते को पैसों से बंद करवाया। इसके लिए उनकी सारी संपत्ति जांच के दायरे में आएगी। जो जमीनें अनुचित तरीके से ली गई हैं वे उनके असली मालिकों को वापस की जाएंगी। गोपाल दास की दुकान उन्हें लौटाई जाएगी। हरिदत्त को शहर में व्यापार करने की अनुमति तब तक नहीं होगी जब तक हर पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा न मिल जाए। हरिदत्त ने एक बार मुंह खोला, पर विक्रम की नजर ने उसे चुप करा दिया। फिर रतनलाल का मामला। विक्रम ने कहा कि उर्वशी ने कोई गलती नहीं की थी। उसे उसके पति के घर से जिस तरह निकाला गया वह अपमानजनक था और उसका कोई न्यायिक आधार नहीं था। उर्वशी को अपना वैवाहिक हक मिलेगा, या तो रतनलाल उसे सम्मान के साथ स्वीकार करे या उसे उचित गुजारा भत्ता दे जो उसे स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करे। ये उर्वशी की इच्छा पर निर्भर होगा और उस इच्छा का सम्मान होगा। रतनलाल ने जमीन देखी। विक्रम ने उर्वशी की तरफ देखकर पूछा कि वह खुद बताए कि वह क्या चाहती है। उर्वशी ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखें विक्रम से मिली। उसने कहा कि वह उस घर में वापस नहीं जाना चाहती जहां उसे अपमानित किया गया, जहां उसे पैसों की तराजू पर तौला गया, जहां उसकी कोई कीमत उसके आप से नहीं बल्कि उसके दहेज से आंकी गई। उसने कहा कि वह बस इतना चाहती है कि उसे आगे जीने की जगह मिले, बिना किसी के एहसान के, बिना किसी के डर के। उसकी आवाज में कांपन था पर टूटन नहीं थी। विक्रम ने कहा कि ये उसका अधिकार है और ये उसे मिलेगा। भवानी दास का मामला सबसे गंभीर था। विक्रम ने कहा कि रेवा के साथ जो हुआ वो अपराध था और जो एक बार कर चुका हो दूसरी बार भी कर सकता है। भवानी दास को उसके काम धंधे से हाथ धोना होगा और सार्वजनिक श्रम की सजा होगी। साथ ही शहर के बुनकर की उस बेटी का मामला भी जांच में आएगा जिसका जिक्र भवानी दास ने खुद किया था। उसकी बात भी सुनी जाएगी, उसका नाम भी दर्ज होगा। सुवर्णदास को उसके पद से तत्काल हटाया जाएगा। राजकोषागार के 7 सौदे निरस्त होंगे, उन जमीनों का हिसाब होगा और राजकोषागार में एक नई निगरानी व्यवस्था बनेगी जहां हर बड़े सौदे की 2 अलग अलग आंखों से जांच हो। और काजी, जिसने न्याय के नाम पर अन्याय को संरक्षण दिया, उसे उसके पद से हटाया जाएगा। उसकी जगह एक नया काजी नियुक्त होगा जिसकी परीक्षा राजा खुद लेंगे। फैसला सुनाते हुए विक्रम रुके। दरबार में खामोशी थी। वो खामोशी जो किसी के रोने जैसी नहीं थी बल्कि किसी के सांस लेने जैसी थी, जैसे पूरा दरबार अभी अभी एक लंबी सांस छोड़ रहा हो। उन्होंने कहा कि एक बात और, जो लोग वर्षों से चुप रहे, डर के कारण
या इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं था, उन्हें आगे आने का मौका दिया जाएगा। अगले 15 दिन में जो भी हरिदत्त या उसके घराने से हुए अन्याय की शिकायत दर्ज करना चाहे, दरबार का दरवाजा उनके लिए खुला है, सुबह से शाम तक। हरिदत्त सेठ ने जब ये सुना तो उसने एक बार मुंह खोला, पर आवाज नहीं निकली। वो पहली बार इतना छोटा दिख रहा था। वो बनारसी कुर्ता, वो रुआब, वो दानी धर्मात्मा वाला आवरण, सब दरबार की उस खामोशी में कहीं खो गया था। जब आदमी की असलियत सामने आती है तो उसके ऊपर की सारी परतें एक एक करके उतर जाती हैं। दरबार उठा। बाहर निकलते हुए सुमित्रा एक पल रुकी। उसने पीछे मुड़कर उस दरबार को देखा, उन दीवारों को, उस सिंहासन को, उन दीपकों को जो सुबह से जल रहे थे। उसने जीवन में पहली बार किसी ऐसी जगह खड़े होने की हिम्मत की थी जो उसे पहले अपनी नहीं लगती थी। राज दरबार, वो उसके लिए हमेशा एक दूर की चीज थी, रईसों की, बड़े लोगों की। पर आज वो वहां थी और उसकी बात सुनी गई थी। उसने हाथ जोड़े, उसने कोई शब्द नहीं कहा। शायद शब्द थे नहीं, या शायद जो था वो शब्दों में नहीं आता था। कमला ने बाहर निकलते हुए रेवा का हाथ थाम लिया। रेवा ने उसे वापस थामा, और उर्वशी, जो पहले सबसे पीछे थी, वो इस बार कमला के बराबर में चल रही थी। तीनों बहनें एक कतार में, एक कदम में। उस शाम उज्जैनी के भट्टारक कुंज में कुछ अलग था। सुमित्रा के घर के आगे उसके पड़ोसी इकट्ठे हुए थे, बिना बुलाए, बिना किसी न्योते के। किसी ने बाहर से फूल रख दिए थे, किसी ने मिठाई का एक दोना, किसी बुजुर्ग औरत ने दरवाजे पर एक छोटा सा दीपक जला दिया था। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर सब वहां थे। ये शहर का वो हिस्सा था जो अक्सर चुप रहता है, जो खुलकर नहीं बोलता, जो डर के मारे पीछे खड़ा रहता है। पर जब कोई लड़ता है और जीतता है तो ये हिस्सा अपने तरीके से खुशी जाहिर करता है, बिना ढोल के, बिना नारों के, बस उपस्थिति से। गोपाल दास, जो हफ्तों से बिस्तर पर थे, जिनकी सांसें धीमी थीं और आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, उस शाम उठकर बैठे। उनकी बेटी सरस्वती ने उनके पास बैठकर उन्हें बताया कि दुकान वापस मिलेगी। गोपाल दास बहुत देर तक चुप रहे। उनकी आंखें नम हुई, पर कोई आंसू नहीं गिरा। फिर उन्होंने कहा कि वो सोचते थे कि ये शहर उन्हें भूल गया है, कि बूढ़े और टूटे हुए लोगों को कोई याद नहीं करता। सरस्वती ने धीरे से कहा कि शहर नहीं भूला था, बस उसे राजा ने याद दिलाया। गोपाल दास ने अपनी बेटी का हाथ थामा। उस हाथ में 5 साल का बोझ था, और उस शाम वो बोझ थोड़ा हल्का हुआ था। विक्रम उस शाम राजमहल की छत पर बैठे थे। उनके सामने शिप्रा का पानी था, शांत, चमकता हुआ, जैसे उसे कुछ पता न हो। जयंत पास में खड़ा था। उसने कहा कि सेठ के वकील ने एक अर्जी दी है। कह रहे हैं कि फैसला बहुत कड़ा है, कि सेठ ने इस शहर के लिए बहुत काम किया है, मंदिर बनवाए हैं, धर्मशालाएं बनवाई है। विक्रम ने एक पल चुप रहकर शिप्रा की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा कि जो लोग सालों तक दूसरों के साथ कड़ाई करते रहे, उन्हें जब पहली बार न्याय का सामना होता है तो वो उन्हें कड़ा लगता है। और मंदिर बनवाना अच्छी बात है, पर मंदिर बनवाने से किसी की बेटी की इज्जत वापस नहीं आती। जयंत ने हंसते हुए कहा कि ये बात दरबार में क्यों नहीं कही। विक्रम ने कहा कि दरबार में जो जरूरी था वो कह दिया, बाकी बातें छत के लिए हैं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जयंत ने कहा कि 15 दिन में अगर और लोग आए तो काम बड़ा हो जाएगा। विक्रम ने कहा कि काम पहले से बड़ा था, बस दिख नहीं रहा था। 3 बेटियां दरवाजे पर आईं और उन्होंने उस काम को दिखाया जो हमेशा से था, बस छुपा हुआ था। रात हुई। उज्जैनी अपनी रोजमर्रा में लौट गई। महाकाल मंदिर की रात की आरती की आवाज, नाविकों के गीत, बाजार में बंद होती दुकानों की आवाजें। पर उस रात की हवा में कुछ था जो पहले नहीं था, एक हल्कापन, जैसे किसी ने कोई बोझ उठाया हो जो बहुत देर से रखा था। भट्टारक कुंज में सुमित्रा के घर का वो नीम का पेड़, जिसकी जड़ें आंगन की ईंटें उखाड़ रही थीं, उस रात भी वैसा ही था। पर सुमित्रा ने उस रात पहली बार उस पेड़ को देखकर सोचा कि जड़ें जब मजबूत होती हैं तो उन्हें रोकना मुश्किल होता है, चाहे ईंटें हों, चाहे पत्थर, चाहे ताकतवर लोगों की दीवारें। उर्वशी उस रात देर तक जागती रही। उसके मन में कई सवाल थे। आगे क्या होगा, कहाँ जाएगी, कैसे जिएगी, क्या ये शहर उसे उसी नजर से देखेगा जैसे पहले देखता था। पर पहली बार वे सवाल डर के साथ नहीं आए, वे सवाल उम्मीद के साथ आए, जैसे किसी सुबह उठकर खिड़की खोलने पर हवा का पहला झोंका आता है। रेवा सो गई जल्दी। वो थकी हुई थी, कई रातों की नींद का बोझ लिए। पर उसके सोने से पहले उसके चेहरे पर एक चैन था जो कल तक नहीं था। वो चैन जो तब आता है जब आदमी जानता हो कि उसने सही काम किया, चाहे कितना भी मुश्किल था। और कमला, जिसने 2 साल पहले एक नई साड़ी खरीदी थी और 1 हफ्ते बाद उसे संदूक में बंद कर दिया था,
उसने उस रात वो साड़ी निकाली, पहनी नहीं, बस निकाली। हाथ में लेकर देखा, रंग अभी भी उतना ही था, उतना ही चटक। फिर वो साड़ी वापस रख दी, पर इस बार संदूक में नहीं, अलमारी में, जहां से निकालना आसान हो, जहां से उसे निकालने के लिए घुटने नहीं टेकने पड़े। विक्रम रात को सोने से पहले अपने उस छोटे कमरे में आए, जहां वे कभी कभी अकेले बैठते थे, बिना किसी काम के, बिना किसी फैसले के। उस कमरे में एक पुरानी बाजोट थी और एक दीपक। विक्रम वहां बैठे और उन्होंने सोचा कि न्याय कोई एक दिन में पूरा नहीं होता। आज जो हुआ वो शुरुआत है। उर्वशी को अभी रास्ता बनाना है, सरस्वती के बाप की दुकान अभी वापस मिलनी है, उस बुनकर की बेटी की बात अभी सुनी जानी है, जिसका नाम भी अभी तक किसी ने नहीं लिया था। न्याय का काम कभी एक बार में पूरा नहीं होता, पर एक बार शुरू हो जाए तो उसे रोकना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे उस नीम की जड़ें। उन्होंने दीपक बुझाया, कमरे में अंधेरा हुआ। बाहर से महाकाल मंदिर की रात की अंतिम घंटी बजी, धीमी, दूर से आती हुई, शांत। उज्जैनी सो रही थी और कहीं भट्टारक कुंज की उस तंग गली में एक घर में 4 औरतें थीं जो आज रात पहली बार बिना डर के सोएंगी। यही काफी था, आज के लिए यही काफी था। क्या उर्वशी, रेवा और कमला अपनी नई जिंदगी बना पाएंगी उस शहर में जहां कल तक उनकी आवाज को कोई नहीं सुनता था? क्या सुवर्णदास और हरिदत्त जैसे लोग इस फैसले से सच में बदलेंगे, या इस शहर की किसी और गली में किसी और रूप में फिर उगेंगे? और क्या वो बुनकर की बेटी, जिसका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया, अपनी कहानी कहने का साहस जुटा पाएगी, या उसे भी एक दिन न्याय के लिए उज्जैनी की किसी सुबह राजद्वार पर आना होगा? अगली कथा, न्याय की उस राह पर जो हर बार एक नई पुकार से शुरू होती है।